वेलकम अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक लेक्चर हो चुका है नेशनल इनकम का। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जाइए लेक्चर को दोबारा देखिए, बुक से दोबारा पढ़िए, समझ में जरूर आएगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? बच्चों को दिख रहा है कॉन्सेप्ट यूज्ड इन नेशनल इनकम का कुछ सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पोर्शन दिख रहा है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा काफ़ी टीचर्स क्या करते हैं, आपको एग्रीगेट्स के बारे में बताएंगे, एग्रीगेट्स के बाद सीधा पहुंच जाते हैं वो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करके ये रहा नेशनल इनकम खत्म। मेरा थोड़ा अलग है। मेरा सीन ये है, मैं पहले आपका बेसिक तैयार करूंगा। वो कॉन्सेप्ट हम तैयार करेंगे जो फॉर्मूले में यूज हो रहा, आखिर है क्या वो भी तो पता होना चाहिए। यूं समझ लीजिए आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जितने बनेंगे वो सारे इधर से कवर होते चलेंगे। फिर जब फॉर्मूले पे आएंगे तो जब फॉर्मूला बनेगा तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली ये लाई कहाँ करता है और क्यों करता है, इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। लेट्स मूव। पहला ही दिखा हमें ग्रॉस इनकम का कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम इंक्लूड करता है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नेशनल इनकम को निकालते टाइम ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। फर्स्ट इज ग्रॉस इनकम। व्हाट इज ग्रॉस इनकम? इट इज सेइंग इट इज द टोटल अमाउंट यू अर्नड। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कैसा एग्जाम्पल? मैंने कहा कि मैं कोई बिजनेस कर रहा था, ठीक है, बात समझिएगा। मैं कोई बिजनेस कर रहा था या मैं कोई जॉब कर रहा था, उससे मेरी अर्निंग हुई। कितनी हुई सर? आई एम अर्निंग एटलीस्ट आई थिंक 50,000। ओके, 50,000 कमा रहे हैं, ये आपकी ग्रॉस इनकम है। बात समझिएगा, ग्रॉस इनकम 50,000 है। फिर बात आई सर नेट इनकम क्या होता है। मैं इसी 50,000 को लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आपको नेट और ग्रॉस का डिफरेंस समझ आए। दूसरा है नेट इनकम क्या होता है। नेट इनकम कह रहा है नेट इनकम इज योर एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस। अगर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 50,000 हुआ है, क्या इसमें मेरी एक्सपेंसेस नहीं होंगी? होंगी। इसमें यह हो सकता है कि मेरी कुछ एक्सपेंसेस अलग से 5,000 की हुई हो, उनको भी मैंने ले रखा हो, वो हटाइए। या यूं कहूं कि मैं जो प्रोडक्शन कर रहा था उसमें होने वाले सारे खर्चे मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये इससे क्या आया? ग्रॉस आया। इसमें किसी चीज का सब्सट्रैक्शन नहीं किया, जो जो मिलता गया सबको ऐड करते गए और हमने एक्चुअली मोटा मोटी बता दी कि हमारी इतनी इनकम हुई है। मोटा मोटी बात समझ आती है। लमसम वाली जब बात करेंगे तो ग्रॉस की बात होगी, बट जब एक्चुअली आप किसी चीज का फिक्स्ड बताएंगे दैट इज नेट। जब किसी इनकम को आप फिक्स बताएंगे कि असल में मेरी इनकम 10,000 हुई है, बाकी 15,000 मेरा इधर उधर का खर्चा जोड़ के, मैंने किसी ने मेरे से जैसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी होगी, मैंने कहा होगी अराउंड 25-30 हजार होगी। मैंने क्या एग्जैक्ट बताया? 25 या 30 में से कुछ भी हो सकता है। मैंने 30 भी बोला कि लगभग 30 होगा, लगभग 30 होगा, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें माइनस हुई होंगी, बहुत सारी चीजें ऐड हुई होंगी, मैंने कुछ नहीं बताया। बट सर उसने जब ये पूछा कि असलियत में बताओ कितनी है, मैंने कहा ये लगभग आपका 28,000 मेरा असलियत में पड़ेगा। मतलब 2,000 फालतू मैंने जो जोड़ा था वो क्या था? वो मेरा एक्सपेंसेस वगैरह थे, वो भी मैंने इनकम में जोड़ दिए थे। आया समझ? ठीक है। फिर बात आती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। घर की इनकम की बात हो रही है। हमने पहले ही लेक्चर में कुछ ये देखा भी था, आ रहा है याद, रिकॉल हो रहा है? बिल्कुल। क्या कहता है देखते हैं।
डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहा जाता है। पहली चीज नोट करने वाली मिली, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है, जो बाद में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जब फॉर्मूले बेस से एनडीपीएफसी निकाला जाएगा। बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। It is the net money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. एक साल के अंदर होने वाले, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने वाले सारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को उसने मेंशन किया है। देखिए, फाइनल गुड्स की बात कर रहा है जो अब रेडी टू यूज है, एज वेल एज सर्विसेज की भी बात कर रहा है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सी होती है डोमेस्टिक टेरिटरी? कंट्री की बाउंड्री की बात कर रहा है, जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं टैक्सेस? क्या होती हैं सर? जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा मतलब इनडायरेक्टली वो टैक्स जा रहा है। हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है हमको कि अभी जीएसटी लागू हुआ है हाल ही में, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ चेंजेस करके जीएसटी को लाया गया, सारे टैक्सेस को खत्म करके। यही है, बिल्कुल। बट क्या सर? बट ये जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर वो शॉपकीपर जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है वही है क्या? बिल्कुल। कैसे देखते हैं? एन इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज सेल टैक्स। क्या क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हमें जानने को मिल रहा है, जान लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। सेल टैक्स हो गया, पर यूनिट टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया जिसको हम लोग वेट कहते हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, जीएसटी जो अभी लागू हुआ है। इतना समझ आया? या एक्सरसाइज टैक्स हुआ, या कंजम्पशन टैक्स हुआ, या टैरिफ भी लगता है वो हुआ। इतनी सारे टैक्स होते हैं, आज जानने को मिला। ये तो आगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड से समझिए, सुनिए और नोट करते रहिए। आगे बढ़े। इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरी सच एज रिटेल स्टोर। देखते हैं। फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स सच एज द कंज्यूमर। मतलब टैक्स एक्चुअल में जो लाइक इस पे किया कंज्यूमर पे, और इंपोज किसने किया? रिटेलर ने, शॉपकीपर जिसको कहते हैं आप। मतलब जहां प्रोडक्ट 3 रुपए का होगा वहां प्रोडक्ट 4 रुपए में बिक रहा है, बिल्कुल उसी की बात कर रहा है ये। और वो इंपोज कैसे हुआ? प्रोसेस ये है कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया 2 रुपए का, गवर्नमेंट ने उससे 1 रुपए का टैक्स वसूला, टोटल 3 रुपए। तो उसने क्या किया? इसी प्रोडक्ट को उठा के शॉपकीपर या किसको बेचा? कंपनी ने, जो रिटेलर होते हैं। इसी प्रोडक्ट को 4 में बेचा। शॉपकीपर ने यही 1 रुपया हमसे वसूल लिया, प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचा। कितने में? 5 रुपए में। यहां चेंजेस आए, इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब बर्डन को शिफ्ट किया जा रहा है बार बार। मेरे पे टैक्स लगा, मैंने क्या किया? सामने वाले से वसूल लिया। उसने क्या किया? अगले से वसूल लिया। उसने क्या किया? अगले से वसूल लिया। लास्टली टैक्स किससे उठा? कंज्यूमर से उठा। आया समझ? अब आप बोलोगे सर ये 5 रुपए ज्यादा नहीं हो गया? कहां हुआ? देखिए, 5 में से ये 4 रुपए शॉपकीपर ने ले लिए, 1 रुपए उठा के इसको दे दिया, ठीक। इसका फिर 4 रुपए हो गया, इसने इसको वापस उठा के दे दिया, और इसने फिर 3 रुपए हुआ तो 1 रुपए गवर्नमेंट को दिया। इसका वसूल गया, इसका भी प्रॉफिट हो गया, इसका भी हो गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स कंज्यूमर ने दिया। आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़े।
फिर देखते हैं सब्सिडी क्या होती है। A subsidy is a direct or indirect payment of individual or firm, usually in the form of cash payment from the government or targeted tax cut। क्या समझ में आया सर? समझ में ये आया, इससे हमको गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, रिलैक्सेशन इन द सेंस कि पेमेंट जो आप कर रहे हो उसमें कुछ कटौती हुई, ये लिखा हुआ है ना, टारगेटेड टैक्स कट, कुछ कटिंग हुई, हमें ज्यादा पे ना करना पड़े, इसलिए कुछ गवर्नमेंट ने हमें छूट दे दिया कि ऐसा है तुम 100 की जगह तुम सिर्फ 20 रुपए कम करके 80 रुपए दो, 100 की जगह 80 दो, 20 रुपए हम तुम्हारा पे करेंगे, सब्सिडी दी। या जो सामान बहुत महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है कंज्यूमर के लिए, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, उसी की तो बात कर रहे हैं। ये चीज तो बेसिक है, ये चीज तो सबको पता होगी क्या होता है क्या नहीं। तो अगर कोई फॉर्मूला डिफाइन करने को बोल दे तो मैंने डेफिनेशन सारी एक प्रॉपर वे में आपको दे दिया एज इट इज। ये इतनी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में मौजूद हैं, सारी चीजें मैंने कवर की हैं लास्ट तक, एक भी चीज माइनर से भी इधर उधर नहीं हुई है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉपर नोट्स आप बनाइए। फिर हम लोग थर्ड लेक्चर से शुरू करेंगे, एग्रीगेट के ऊपर बात करेंगे, जो 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है वो बचता है हमारा, उसके बाद देखते हैं। खैर आते हैं वापस टॉपिक पे अपने। फैक्टर कॉस्ट आएगा फिर आगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट हम कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ गुड, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ गुड्स और सर्विस, दोनों यूज हुए हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच हैव played a part in its production or availability and exclusive of tax cost। अच्छा, मैं इसको कह सकता हूं सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, जो कॉस्ट एक्चुअल में लगी, किस पे लगी सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगी, आप उसी की बात ना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बात तो कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कौन सी कॉस्ट लगेगी, अब दिमाग में ये आएगा। भाई आप लैंड पे क्या लगाओगे? रेंट। लैंड पे प्रोडक्शन करोगे तो क्या क्या लगेगा? बिल्डिंग लगेगी, फिर लैंड लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। 4 प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं, उस पे होने वाली कॉस्ट की ही तो बात कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या होता है? द मार्केट प्राइस इज द करंट प्राइस एट विच असेट्स एंड सर्विसेज, असेट और सर्विसेज कैन बी बॉट और सोल्ड। मतलब ये उस प्राइस की बात कर रहा है, उस मार्केट प्राइस की बात कर रहा है जो मार्केट में एक्चुअल में सेल करने के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं कह सकता हूं बाबू, क्या कह सकता हूं? फैक्टर कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। भाई जितने का प्रोडक्शन हुआ होगा वही ना कॉस्ट होगी। मैं कहता हूं कि इस पेन के प्रोडक्शन में एक्चुअल में जो पैसा लगा, कितना लगा सर? ऐसा है 15 रुपए लगे होंगे टोटल प्रोडक्शन में, और बिक रहा है मार्केट में ये 20 रुपए का। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट कॉस्ट का, मार्केट प्राइस का? सर फैक्टर कॉस्ट 15 रुपए हो गई, और मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं जो जिस पे बिक रहा होगा 20 रुपए, यही बोल रहा है। देख लेते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट और सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। समझ आ रहा है? जिस हिसाब से सप्लाई होगी उसी हिसाब से डिमांड, जिस हिसाब से डिमांड होगा उसी हिसाब से सप्लाई, और इन्हीं दोनों फोर्सेस के थ्रू मार्केट प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ये तो सर सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। क्या होता है डेप्रिसिएशन? ये तो हमें भी पता है क्या होता है सर। असेट के ऊपर लगता है, अकाउंट्स में कुछ पढ़े हैं।
इतनी छोटी सी बात बोल के आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते। कैसे? वो ऐसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। हरण कहते हैं हिंदी में। चलिए देखते हैं क्या होता है। Depreciation is an accounting method of allocating the cost of an intangible, tangible, which can be feel, which can be touched, which can be seen, or a physical asset over its useful life or life. Life or life? Useful life or life. अच्छा, ये कह रहा है कि ये उस कॉस्ट को एलोकेट करने का जरिया है कि किस तरह हम प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को जो कि टेंजिबल इन नेचर है, उसको यूज कर रहे हैं। कैसे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। यूजफुल लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक वो चलेगा। तो चलेगा तो वो घिसेगा, घिसेगा तो वो खत्म होगा, खराब होगा तो हम पहले से ही हर मंथ या हर साल जो भी उसका कंडीशन हो उस हिसाब से हल्का हल्का करके पैसा इकट्ठा करते हैं कि ऐसा है अगर ये खराब हो जाएगा तो मैं एक बैग नया कहां से लाऊंगा। बात समझिएगा। तो मैंने कहा कि अगर वो मशीन 1,00,000 की है तो मैं मान लेता हूं इसका सर 10,000 महीने का ये खर्च कर रही है, हर महीने मैं 10,000 निकालूंगा तो इस हिसाब से मैं करीब 10 महीने में इस नई मशीन की कीमत इकट्ठी कर लूंगा। आया समझ? अब कोई डाउट? देखते हैं आगे। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एन एसेट वैल्यू हैज बीन यूज्ड अप। मतलब डेप्रिसिएशन ये बताता है कि एसेट जो है वो कितना यूज हो चुकी है। बात सही है। एक तरह से ये भी बताता है कि कितना यूज हो रही है, देख ही सकते हैं। कितने साल तक वो चलेगी ये भी बता दिया। ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्यों करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा गया ये तो यहां से आपको समझ आ ही गया कि हर महीने 10,000 इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये जब खराब हो जाए इसकी जगह पे दूसरा कैसे आएगा उसी का जुगाड़ किया जा रहा है, बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा, ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये चीजें यूज होंगी नेशनल इनकम निकालते टाइम, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पे आए। चलिए फिर नेक्स्ट पे आया जाए। डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है। क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई कहते हैं इसको। It is the amount of money that household have available for spending and saving after income tax have been accounted for. अच्छा, क्या आया समझ? पढ़ के तो हमें भी पता चला। समझ ये आया सर, अगर मेरी इनकम 10,000 है तो मेरा हक कितना है इस पे? इसमें से 2,000 रुपए कट गए टैक्स के तौर पे, 8,000 जो बचा ये प्रॉपर मेरा है, इट्स माइन। मैं इस 8,000 का मालिक हूं, अपने मर्जी का मालिक हूं। मैं क्या करना चाहता हूं आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे कोई टोक नहीं सकता सर 8,000 आप कहां खर्च कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस पे प्रॉपर हक मेरा है और इसी को डीपीआई कहते हैं। आया समझ? ठीक है। आगे क्या बोलता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज ऑफ्टन मॉनिटर्ड एज वन ऑफ द मैनी की इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज टू गेज द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। और तो और इसी को हर जगह यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ नेशनल इनकम, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन को बताया जा सके कि किस तरह की कंडीशन है। भाई जब पर्सनली किसी बंदे की इनकम को आप मॉनिटर करेंगे तभी ना बता पाएंगे उस कंट्री की वैल्यू एक्चुअल में कितनी अच्छी है कितनी बुरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है।
अब बात आई अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो सर नेशनल डिस्पोजेबल भी होगा कुछ। जब एक बंदे की बात हो गई तो बाकी सबकी भी कर लीजिए। लेट्स सी। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू नेट इनकम एट मार्केट प्राइस अवेलेबल टू द कंट्री फॉर डिस्पोजेबल। ये उस इनकम की बात कर रहा है, उस नेट इनकम की बात कर रहा है जो कि मार्केट में एक्चुअल में अवेलेबल है खर्च करने के लिए मार्केट प्राइस पे। जैसे इट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, और जब नेशनल इनकम होगा तो क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जी एनपीएमपी। ठीक है, जीडीपीएमपी, सॉरी जीडीपीएमपी को बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज एट हम लोग कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम। बट जब आप नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तब बात करेंगे एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बाकी ये चीजें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्या होता है एनएनपीएफसी, क्या होता है जीडीपीएमपी, क्या होता है जीएनपीएमपी, ये सारी चीजें नेक्स्ट में आने वाली है, तो टेंशन मत लीजिए। तो सम टोटल ऑफ किसका देखते हैं, सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, कैसे आएगा एनआईटी वो भी देख लीजिए। यहां पे हमने देखा है अभी दो चीज, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करते हैं तो एनआईटी आता है। ये नोट कर लीजिए, फॉर्मूला है एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं आप लोग, आईटी माइनस सब्सिडीज। चलें आगे। और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से आने वाले जितने करंट ट्रांसफर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। अच्छा, तो वो सारी चीजें जब इकट्ठा ऐड हो जाती हैं तो उसी को नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। इतना समझ आ गया? ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, डायरेक्ट अगर कोई पूछ ले तो नेशनल इनकम ये सर एनएनपीएफसी हो गया प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। इतना तो हमें भी समझ आ गया। ठीक है, अब बात आई सर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो जब आप ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं मतलब इसमें वो फालतू की चीजें ऐड होंगी जो नहीं होनी चाहिए, मतलब ये एक्चुअल नहीं बताएगा। तो जैसे बताया इसने, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में जब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन का ऐड किया जाता है तो ग्रॉस पता चल जाएगा, और जब ग्रॉस में करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं वो जब निकाल दिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाएगा। मतलब मेनली हमें क्या पता चलता है कि जब आप ग्रॉस की बात करेंगे तो नेट या डायरेक्ट लिख लीजिए और बेटर समझना, जब आप नेट की बात करेंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दीजिए। इसका मतलब फॉर्मूला एक आज ही पता चल लिया, दूसरा एक और एनडीआई का भी पता चला है। मतलब ये एक्चुअल कॉस्ट होगी, ये एक्चुअल नहीं बताएगा। आया दोनों में डिफरेंस समझ? इतना आज आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। बाकी आगे जो कल हम बात करने वाले हैं अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, फिर डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे आएंगे, क्योंकि हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वेट फॉर मी।